शौर्य ने सबसे पहले जो चीज देखी वह एक खाली और टूटी हुई दीवार थी, जो बिल्कुल वैसी ही गंदी लग रही थी जैसी उसने कल की थी। शौर्य को नहीं पता था कि उसका रंग कौन सा था, क्योंकि उसने पहले कभी कोई कलर नहीं देखा था, लेकिन वह पेंट पुराना लग रहा था और कुछ जगहों से उखड़ा हुआ था। कमरा खुद एक ही जैसे रंग का था और ऐसा लग रहा था कि वह उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा छोटा है। पिछले कुछ दिनों में शौर्य ने अपने स्मार्टफोन के एआई की हेल्प से इंसानों की सेंसेस के बारे में काफी रिसर्च की थी, ताकि वह यह चेक कर सके कि आंखें खुलने के बाद उसकी विजन ठीक से काम कर रही है या नहीं। उसने नोटिस किया कि कुछ तो नॉर्मल नहीं था, क्योंकि वह कुछ ऐसा देख पा रहा था जिसे उसने माना फ्लो अंदाजा लगाया, जिसे वह पहले सिर्फ फील कर सकता था। शौर्य को पक्का यकीन था कि वह माना का फ्लो ही था, क्योंकि उसने इसे अपने अंदर बहते हुए देखा और जो एहसास उसे हुआ वह उसके लिए सबसे ज्यादा जाना पहचाना था। वह माना के फ्लो को अपनी आंखों से देख पा रहा था। यह एक ऐसा टैलेंट था जो आम इंसान के पास नहीं होता। कम से कम एआई ने तो उसे यही बताया था। उत्साह से भरा हुआ शौर्य अपने कमरे से बाहर भागा, सीढ़ियां उतरते हुए तेजी से बिल्डिंग से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा हो चुका था और सड़क पर लगे कुछ लैंप्स उन उदास गलियों को रोशन कर रहे थे। क्या यह अंधेरा ही रात है? इतनी देर हो गई, कितनी बुरी बात है। शौर्य ने थोड़ी निराशा के साथ सोचा। वह थोड़ा उदास हुआ, क्योंकि वह इस टाइम शहर की सैर नहीं कर सकता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आखिरकार वह देख तो पा रहा था। अगले दिन भी शौर्य शहर में घूम सकता था, क्योंकि टाइम उसके पास जरूरत से ज्यादा था। फोन पर देखने पर उसे व्हाइट फॉन्ट में कुछ नंबर्स दिखाई दिए। वह उन नंबर्स को पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन एआई ने उसे टाइम बता दिया। हाँ, रात हो चुकी थी। इसके बावजूद शौर्य बहुत एक्साइटेड था। यह फर्स्ट टाइम था जब वह किसी भी चीज को अपनी आंखों से देख रहा था और हर चीज बेहद इंटरेस्टिंग लग रही थी। एक छोटे बच्चे की तरह उछलते हुए सालों बाद यह पहला मौका था जब वह खुश था और उसके मन में कोई टेंशन नहीं थी। वह ज्यादातर यूथ की तुलना में जल्दी समझदार हो गया था और एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट की तरह सोचने लगा था। लाइट्स, बिल्डिंग्स और यहां तक कि अपने स्मार्टफोन को देखकर उसके एग्जाम्स के सारे प्रेशर छूमंतर हो गए और उसकी खुशी कई गुना बढ़ गई। लेकिन उसे शांत होना पड़ा, क्योंकि आधी रात बीत चुकी थी और वह अननेसेसरी अटेंशन अपनी ओर ड्रा नहीं करना चाहता था। अपने कमरे में वापस आकर उसने अंदर के हर एक फर्नीचर का मुआयना किया, लेकिन उसकी खोज काफी निराशाजनक रही, क्योंकि पूरी बिल्डिंग पुरानी लग रही थी और उस पर टाइम के गुजरने के निशान साफ दिख रहे थे। वहां सिर्फ पुराने और खस्ता हाल फर्नीचर थे। भले ही यह सब शौर्य के लिए नया था, फिर भी यह थोड़ा अजीब और गंदा लग रहा था। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसके इस कमरे का किराया एआई से देखे गए बाकी रूम्स के मुकाबले इतना सस्ता क्यों था। वह अपने बेड पर लेट गया और इंटरनेट पर लैंडस्केप्स और कलर्स के बारे में सर्च करने का फैसला किया, ताकि यह समझ सके कि हर कलर का क्या नाम है, क्योंकि वह इस वक्त सोने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। घंटे बीत गए और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ शौर्य गहरी नींद में सो गया। कुछ घंटों की नींद के बाद उठने के बाद शौर्य ने फ्रेश होकर दूसरे कपड़े पहने और तेज कदमों से बाहर निकल गया। सोने से पहले उसने कुछ डेंजरस बीस्ट्स और नेचुरल व्यूज के बारे में ऑनलाइन देखा था, ताकि जान सके कि उनमें से कुछ कैसे दिखते हैं। शौर्य ने उन फॉरेन स्पीशीज के बारे में भी जानकारी निकाली जिन्होंने 300 साल पहले अर्थ पर अटैक किया था, और उनके लुक्स को देखकर वह हैरान रह गया। शौर्य की नजर में उनमें से कुछ इंसान जैसे ही दिखते थे, बस स्किन का कलर और बॉडी पार्ट्स का थोड़ा फर्क था, जबकि दूसरी जातियां अपने खौफनाक और भयानक रूपों की वजह से इंसानों से कोसों दूर थी। एक खास जाति ने शौर्य का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी लंबाई 4 मीटर थी, जिसके 4 मस्कुलर लेग्स थे। निचला शरीर काले स्केल्स से ढका हुआ था और चौड़ा ऊपरी शरीर थोड़ा अलग था, जिस पर हर तरह के डरावने विकृत चेहरे चिपके हुए थे। उसका सिर ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो इंसानी चेहरे जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें छिपकली जैसी थी और उसके 6 हाथों पर हड्डियों का कवच था। उसकी पीठ से क्रिस्टल्स बाहर निकले हुए थे, जो उस जाति के माना स्टोरेज ऊर्जा भंडार थे। इस जाति का नाम गैलियर था, और यह सबसे खतरनाक आक्रमणकारी इंटेलिजेंट जातियों में से एक थी, जो अपने द्वारा मारे गए शवों को इकट्ठा करती थी और उनका पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग करती थी। गनीमत यह थी कि उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी शौर्य सहम गया था। सिटी के भीतर टहलने के लिए बाहर निकलते समय शौर्य मेनली अपने आसपास के लोगों पर फोकस कर रहा था। उनके महंगे या सस्ते कपड़े, मेकअप, चेहरे के भाव और कई दूसरी बारीकियां जिन्हें वह आखिरकार देख पा रहा था। लोगों के चलने के अलग अलग अंदाज को देखना बहुत दिलचस्प था।
अमीर दिखने वाले लोगों के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट वाइब और सीधी पीठ होती थी, जबकि कुछ गरीब दिखने वाले लोग झुकी हुई पीठ और कंक्रीट पर अपनी नजरें गड़ाए गलियों से गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने उसकी घूरने की आदत को नोटिस किया और कुछ ने उससे नजरें चुराई तो कुछ ने उसे घूर कर वापस देखा। शौर्य ने इस बात पर गौर किया और सोचा कि उसे उन्हें घूरना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी नजरें उसे असहज कर रही थी। इसके बाद शौर्य ने अपनी वॉक जारी रखी जब तक कि वह एक पार्क में नहीं पहुंच गया। कम से कम उसे लगा कि वह एक पार्क है, क्योंकि उसने एक बोर्ड देखा था, लेकिन जाहिर है कि वह उसे पढ़ नहीं सकता था। एआई की हेल्प से उसे पता चला कि बोर्ड पर क्या लिखा था, और जैसा कि शौर्य ने सोचा था, वह वाकई एक पार्क ही था। पार्क के चारों ओर देखने पर शौर्य ने पाया कि उस टाइम पार्क के अंदर ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन उसने जिस भी पर्सन को देखा उसके पास एक जानवर मौजूद था। ये बीस्ट्स शायद उनके सोलबॉर्न थे और ऐसा लग रहा था कि वे वॉक पर निकले हैं या खेल रहे हैं। उसने जितने भी सोलबॉर्न बीस्ट्स देखे वे माना के ब्लास्ट से पहले के नॉर्मल जानवरों की तरह काफी क्यूट और छोटे लग रहे थे। वहां कई फ्लफी फ्लफी जानवर और कुछ बेहद सुंदर दिखने वाले बीस्ट्स भी थे, लेकिन एक बात उसके सिर के ऊपर से निकल रही थी। ये जानवर अलग अलग चमकते रंग क्यों बिखेर रहे थे? ज्यादातर जानवर कोई कलर नहीं बिखेर रहे थे, जबकि कुछ हल्के ब्लैक कलर की चमक छोड़ रहे थे। यहां तक कि कुछ बीस्ट्स ऐसे भी थे जो थोड़ा तेज लाइट ग्रे कलर का प्रकाश बिखेर रहे थे, और शौर्य सोच रहा था कि यह क्या माजरा है। शौर्य ने यहां तक कि एक दो ऐसे जानवरों को भी देखा जिनके चारों ओर गहरे हरे रंग की रोशनी फैली हुई थी, और बिना रंग या ब्लैक और लाइट ग्रे कलर वाले जानवरों की तुलना में वे ज्यादा पावरफुल भी लग रहे थे। उस आवरण जैसे रंग को देखने से कुछ ही मिनटों बाद शौर्य की आंखों में दर्द होने लगा और वह घिरा हुआ रंग गायब हो गया। शौर्य ने फील किया कि अगर वह उन चमकती रोशनी वाले कलर्स को देखना चाहता था तो यह उसकी एनर्जी पर भारी पड़ रहा था। जैसे ही दर्द के साथ वे कलर्स गायब हुए, शौर्य ने महसूस किया कि उसके आसपास माना के फ्लो को देखना अब अचानक से और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। उसे हैरानी हुई, क्या ये कलर्स जानवरों की पावर या किसी और चीज के संकेत हैं? और यह मेरी इतनी सारी एनर्जी क्यों ड्रेन कर रहा है? वह खुद को कमजोर महसूस कर रहा था और बिना किसी रुकावट के दोबारा माना का फ्लो देखने में उसे कुछ टाइम लग गया। शौर्य ने नोटिस किया कि उसकी आंखें बिना थके लगातार माना के फ्लो को देख सकती थीं, जैसे कि यह आम बात हो, जबकि जानवरों के चमकते कलर्स को देखने से उसके माना का कुछ हिस्सा खर्च हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों के पास माना के फ्लो को देखने का एक पैसिव इफेक्ट हो, जबकि वीडियो गेम की तरह इन कलर्स को देखने के लिए यह कोई एक्टिव स्किल हो। उसने गेमिंग के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी, क्योंकि गेमिंग ब्रॉडकास्ट सुनना काफी टाइम तक इंटरेस्टिंग लगा था, जब तक कि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि उसने अपनी आंखों में माना कलेक्ट किए बिना इसके लिए अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया था। शौर्य ने इस थ्योरी को आजमाया और पाया कि वाकई ऐसा ही था। अनजाने में ही शौर्य जानवरों के चमकते कलर्स को देखने की अपनी एबिलिटी को एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सकता था। उसकी आंखों को जो दर्द सहना पड़ रहा था वह काफी कम हो गया। खोई हुई एनर्जी की भरपाई कर ली। माना पर उसका कंट्रोल उसके पीयर्स की तुलना में काफी बेहतर था, क्योंकि उसकी आंखों को चोट न पहुंचाने के लिए सटीक मूवमेंट्स के साथ उसके पास लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस था। इसके अलावा उसकी सेंसेस नेक्स्ट लेवल तक शार्प थी, जो उसके बेहतर माना कंट्रोल का एक और रीजन था। माना के साथ एक भी गलत हरकत उसके कंचों को चकनाचूर कर सकती थी, जिसके बारे में गनीमत है कि उसे पहले पता नहीं था। उसकी मां ने उसे बस इतना बताया था कि उसे सावधान रहना होगा, और शौर्य ने हमेशा उनकी बात मानी थी। इन सोलबॉर्न जानवरों को देखकर शौर्य को याद आया कि फाइनल एग्जाम्स में अब सिर्फ 5 दिन ही बचे थे और उसने घर लौटने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में उसे एक खास प्रॉब्लम का एहसास हुआ था। अध्याय 4, आंखें खुलने का राज और स्कूल का पहला दिन। परीक्षा शुरू होने से पहले अगर उसकी ठीक हुई आंखों की खबर बाहर आ जाती तो वह जितनी मुसीबत सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस जाता। अपनी ठीक हुई आंखों के बारे में सोचना बहुत सुखद था, लेकिन दूसरी तरफ शौर्य पढ़ नहीं सकता था। एक बार जब उसकी आंखें सबके सामने आ जाती और सबको पता चल जाता कि वह देख सकता है, तो उसे भी बाकी सभी की तरह एक सामान्य लिखित परीक्षा देनी पड़ती, वह भी एआई की इस मदद के बिना कि होलोग्राफिक स्क्रीन पर क्या लिखा है। असली समस्या यह थी कि शौर्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था। उसे वर्णमाला अल्फाबेट समेत एक भी अक्षर नहीं आता था और उसे धीरे धीरे सब सीखना था। वह थोड़े ही दिनों में तकनीकी शब्दों और माना के विस्फोट के सिद्धांतों पर आधारित थ्योरी इतनी जल्दी कैसे लिख पाता?
यह नामुमकिन था कि शौर्य केवल 4 दिनों के भीतर पढ़ना लिखना सीख जाए, वो भी सभी महत्वपूर्ण तकनीकी शब्दों के साथ। इसलिए शौर्य ने मन ही मन फैसला किया कि वह परीक्षा खत्म होने तक अंधे होने का नाटक करता रहेगा, वरना उसे लिखित परीक्षा देनी पड़ती, जिसका नतीजा बहुत भयानक होता और कम से कम किसी सबसे खराब हाई स्कूल में भी दाखिला पाने का उसका सपना टूट जाता। शौर्य के पास दूसरा रास्ता यह था कि वह सैरस परिवार से मदद मांगता, ताकि वह बिना किसी डर के अपनी आंखें सबके सामने ला सकता। लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह इस परिवार पर पहले ही जरूरत से ज्यादा निर्भर हो चुका था। वह मिडिल स्कूल खत्म होने तक अपनी आंखों का राजगुप्त रखेगा और जब हाई स्कूल में प्रवेश करेगा, जो कि अभी भी उसके लिए एक सवालिया निशान था, तभी अपनी आंखें दुनिया के सामने लाएगा। उसके दिमाग में ढेरों विचार दौड़ रहे थे। क्या मैं किसी स्कूल में पढ़ पाऊंगा? सी ग्रेड शहर के सबसे खराब है, स्कूल में पढ़ने से क्या फायदा? क्या मुझे कहीं काम करना शुरू कर देना चाहिए? अपने ही सवालों से परेशान होकर शौर्य ने एक लंबी और निराशाजनक सांस ली। हाय, स्कूलों द्वारा मिलने वाले संसाधनों की बात करें तो शौर्य के लिए सबसे जरूरी वजह मार्शल आर्ट्स की कई तकनीकें और युद्ध कौशल सीखना था। लेकिन सी ग्रेड शहरों या यूं कहें कि वहां के सबसे खराब हाई स्कूलों द्वारा सिखाई जाने वाली मार्शल आर्ट्स तकनीकों के बारे में सोचकर शौर्य केवल गहरी चिंता में डूब सकता था। क्या इसके लिए इतनी मेहनत करना वाकई में फायदेमंद है? शौर्य कोई मजदूर नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उनका शोषण होता था और वे केवल जिंदा रहने लायक ही कमा पाते थे। अगर वह सिर्फ मिडिल स्कूल तक ही पढ़ता तो उसके पास चुनने के लिए ज्यादा पेशे नहीं बचते थे। फिलहाल शौर्य को कुछ काम करने थे। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसे थ्योरी के सवालों में 100% अंक लाने थे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सोल अवेकनिंग के बाद उसे सबसे आखिरी छात्र के रूप में सोल बॉन्ड चुनना पड़े। हालांकि सोल अवेकनिंग का स्कोर पहले से अनुमान लगाना मुश्किल था, लेकिन शौर्य को पूरा यकीन था कि कॉम्बैट तकनीक में उसे 0 अंक मिलेंगे और नुवाइस वन माना कोर तथा अपनी दयनीय ताकत के लिए भी उसे 0 ही मिलेगा। सोल अवेकनिंग उसी दिन होने वाली थी जिस दिन सोल बॉन्ड चुना जाना था। यही वजह थी कि सोल बॉन्ड चुनने के क्रम को तय करने वाले परीक्षा परिणामों में इसे शामिल नहीं किया गया था। थ्योरी में 100% अंक मिलने के बाद भी शौर्य सोल बॉन्ड चुनने के मामले में ज्यादा से ज्यादा बीच के हिस्से में रहता या फिर और नीचे ही रहता, जिससे उसे थोड़ा चिढ़ हो रही थी। वह अंधा नहीं रहना चाहता था और इस बेदर्द दुनिया के बारे में सोचकर उसने गुस्से में अपनी भ्रिकुटी सिकोड़ ली। यह अच्छी बात थी कि उसकी आंखें ठीक हो रही थीं और जैसा कि उसकी मां ने कहा था, वे कुछ खास भी थीं, लेकिन सिर्फ देख पाने से उसकी सारी समस्याएं पलक झपकते ही हल नहीं होने वाली थीं। खुद को शांत करते हुए उसने शहर में घूमना जारी रखा। पार्क के आसपास की गगनचुंबी इमारतों को देखकर उसका मूड पूरी तरह बदल गया और वह लगभग हर चीज को देखकर हैरान हो रहा था। थकान के कारण वापस घर लौटते समय उसने पढ़ने और लिखने की वह शुरुआती किताब खरीद ली, जिसका इस्तेमाल ज्यादा छोटे बच्चे करते थे। क्योंकि शौर्य के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे पढ़कर सुना सके, इसलिए उसने अपने पुराने स्मार्टफोन के एआई का इस्तेमाल यह जानने के लिए किया कि उसे क्या करना चाहिए। वह एआई किसी तरह उसके माता पिता की पढ़ाई लिखाई वाली जिम्मेदारी को पूरा कर रहा था। घंटे बीत गए और हर एक अक्षर को पढ़ना और लिखना पूरी तरह सीखने के बाद शौर्य का दिमाग जैसे घूम गया। यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था और किताबों को धारा प्रवाह पढ़ने, बिना किसी मिसस्पेलिंग के सही व्याकरण के साथ वाक्य और पाठ लिखने में उसे थोड़ा समय लगने वाला था। शौर्य इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन वह बहुत खुश भी था। उसे लगता था कि वह कभी नहीं देख पाएगा और जैसे जैसे साल बीत रहे थे और उसकी आंखों में कोई प्रगति नहीं दिख रही थी, उसे लिखना भी कभी नहीं आएगा। शौर्य की मां ने उससे कहा था कि उसकी आंखें जागृत होने में केवल कुछ ही साल लगेंगे, लेकिन वह गलत थी, क्योंकि इसमें लगभग 10 साल की कड़ी मेहनत लग गई। फिर भी वह खुश था और उसने अपने माना कोर और शारीरिक गठन को सुधारने के लिए और ज्यादा माना इकट्ठा किया, जो कि बेहद जरूरी था। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही उठकर शौर्य ने मुंह हाथ धोया, अपने दांत साफ किए और स्कूल की यूनिफॉर्म पहन ली। अपनी छड़ी निकाली और अपनी आंखों को ढकने के लिए एक पट्टी बैंडेज लेकर वह कमरे से बाहर निकल गया। अगर किसी ने पूछा तो मदद और ढकने के साधन के रूप में पट्टी का इस्तेमाल करने के लिए शौर्य को अपनी आंखों के बारे में झूठ बोलना पड़ता कि उसे किसी तरह चोट लग गई है, लेकिन किसी को उसकी खास परवाह नहीं थी। इसलिए शौर्य बिना ज्यादा ध्यान आकर्षित किए चुपचाप अपना काम चला लेता। अगर कोई यह भी पूछता कि वह आंखों को ढकने के लिए पट्टी क्यों इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे हैरानी होती। इसलिए वह काफी तनाव मुक्त था
पट्टी लगाने के बाद वह यह जांचना चाहता था कि क्या वह अपनी सुनहरी आंखों को उसके आर पार दिखाए बिना उस पतली पट्टी के जरिए माना का प्रवाह देख सकता है। और हैरानी की बात यह थी कि यह काम कर गया। यह देखकर शौर्य के चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान बिखर गई। पट्टी उसकी सुनहरी आंखों को ढकने के लिए काफी मोटी थी, लेकिन माना का प्रवाह देखने के लिए पर्याप्त पतली भी थी। शौर्य यह जानना चाहता था कि माना का प्रवाह कहां घना है और कहां पतला है, ताकि वह किसी तरह अपने माना को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को और बेहतर बना सके। ऐसी जगहों का पता लगाना काफी मददगार होता जहां माना का डेंसिटी ज्यादा हो, क्योंकि अपने माना कोर के रैंक को सुधारने के लिए शौर्य के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। इसके बाद शौर्य ने अपनी छड़ी निकाली और पहले से ही पट्टी पहनकर चल पड़ा, ताकि स्कूल में किसी को कुछ भी अजीब न लगे। 1 घंटा बाद शौर्य अपने स्कूल पहुंचा, जहां किसी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह हर दिन की तरह अपनी कक्षा में दाखिल हुआ और खिड़की के पास वाली पहली पंक्ति में बेपरवाह होकर बैठ गया। पट्टी के आर पार कक्षा को देखते हुए शौर्य ने अपने सहपाठियों के आसपास माना के प्रवाह को महसूस किया। शौर्य हर किसी की आउटलाइंस देख सकता था और वह यह बता सकता था कि उनमें से कौन रैंक और जादुई ताकत के मामले में ज्यादा मजबूत है। हालांकि वह यह ठीक से नहीं बता पा रहा था कि उनका रैंक क्या है, क्योंकि उसकी आंखें उसे केवल उनके माना कोर में अंतर बताती थी, जो उनकी ताकत के फर्क को दर्शाता था। वहां ऐसा कोई संकेत नहीं था जो उसे बताता हो 8वां नोवाइस रैंक या कुछ और। शौर्य की कक्षा के ज्यादातर छात्रों के पास एक जैसी ताकत थी और वह जानता था कि अधिकांश छात्र 8वें नोवाइस रैंक पर थे, इसलिए वह माना कोर के स्तर को किसी रैंक से जोड़ सकता था। कुछ छात्र ज्यादा ताकतवर और कुछ कमजोर थे, लेकिन बहुमत 8वें नोवाइस रैंक पर था, जो एस्टिक्स और उसके आसपास के टापुओं पर मिडिल ग्रेड ग्रेजुएट्स के लिए सार्वजनिक रूप से ज्ञात औसत था। औसत रूप से युवाओं ने 10 साल की उम्र में अपने आसपास के माना को महसूस करना शुरू कर दिया था, जबकि कुछ लोग शौर्य की तरह कम उम्र में ही इसे महसूस करने में सक्षम थे। औसत माना एप्टीट्यूड वाले युवाओं को अपने माना रैंक को एडेप्ट रैंक तक बढ़ाने के लिए 4 साल से थोड़ा अधिक टाइम की जरूरत होती थी। यह मुख्य रूप से उस कठिन शुरुआत के कारण था, जिससे हर किसी को यह सीख कर गुजरना पड़ता था कि माना कैसे काम करता है, यह क्या कर सकता है और इसे सावधानी से कैसे संभाला जाए, जो छोटे बच्चों के लिए मुश्किल था। बदकिस्मत बच्चे अपने साथियों की तुलना में देर से माना महसूस करना शुरू करते थे, जो संभवतः माना के साथ खराब कंपैटिबिलिटी का संकेत था। ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से कुछ इंसान दूसरों की तुलना में तेजी से माना इकट्ठा और सोख लेते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे कम उम्र में अपने साथियों की तुलना में उच्च माना कोर रैंक तक पहुंच जाते थे। इन संकेतों को मुख्य रूप से 2 मुख्य भागों में बांटा गया था, जिन्हें इन्नेट टैलेंट, ट्रेनेबल टैलेंट कहा जाता था। हर इंसान के माना को इकट्ठा करने और सोखने की स्पीड का मुख्य क्लू उनका माना कंट्रोल था, जो प्रशिक्षित किया जा सकता था, और उनकी माना सेंसिटिविटी थी, जिसे जन्मजात प्रतिभा माना जाता था और जिसे सुधारना लगभग नामुमकिन था। शौर्य एक नेगेटिव इरेगुलर था, जबकि उसके बगल वाला लड़का एक पॉजिटिव इरेगुलर सकारात्मक अनियमितता था। उसका नाम वीर था और वह पहले से ही 14 साल का था। उसके माता पिता व्यापारी या यूं कहें कि बीस्ट ट्रेडर्स थे। वे दूसरों के लिए जानवरों को पकड़ते थे और उनके पास अच्छी खासी संपत्ति और क्रेडिट्स थे। यहां तक कि यह भी कहा जाता था कि उनके सराहनीय कामों के लिए उन्हें छोटे रईसों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उनकी ताकत की तुलना करते हुए शौर्य ने पाया कि अपने सहपाठियों की तुलना में वीर के पास कई गुना ज्यादा ताकत और जादुई ऊर्जा थी। वह संभवतः पहले से ही एडेप्ट रैंक पर था और इस तरह उनके मिडिल स्कूल का नंबर एक प्रतिभावान छात्र था। एडेप्ट रैंक के माना कोर और नोवाइस रैंक के माना कोर के बीच के भारी अंतर को देखना वाकई हैरान करने वाला था। जब मिडिल स्कूल शुरू हुआ था तो शौर्य को लगता था कि वीर अपने आप में कुछ ज्यादा ही रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास के दौरान उसने एक ही घूंसे में सबको हरा दिया था। लेकिन वीर के साथ शौर्य की कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि वीर ने उसे कभी परेशान नहीं किया था। इसके बजाय वीर उसके प्रति अपेक्षाकृत मिलनसार लगता था, और चूंकि वे एक साथ बैठते थे, इसलिए उसके बाद से शौर्य को कभी परेशान नहीं किया गया, जिससे उसे हैरानी होती थी। क्या वीर ने बीच में दखल दिया था? पिछले कुछ सालों के दौरान शौर्य ने खुद से यह सवाल कई बार पूछा था। आमतौर पर कहा जाता था कि ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं, लेकिन वीर काफी अच्छा लड़का था, भले ही वह थोड़ा सा सुस्त था। उसके ग्रेड बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन बहुत बुरे भी नहीं थे। लेकिन अच्छे ग्रेड होने के बजाय वह मार्शल आर्ट्स में एक राक्षस की तरह था, क्योंकि उसे किसी भी चीज से ज्यादा लड़ना पसंद था। शौर्य एक अच्छा स्पैरिंग पार्टनर अभ्यास साथी नहीं था
और इसलिए शायद वीर के लिए वह बिल्कुल दिलचस्प नहीं था। केवल शौर्य के ग्रेड से वीर को ईर्ष्या होती थी, लेकिन दूसरों से अलग उसने अपनी ईर्ष्या की वजह से कभी कुछ नहीं किया। कभी कभी वीर शौर्य से कुछ कठिन चीजों के बारे में भी पूछता था और शौर्य उसे जवाब देने के बाद उसे फिर से नजरअंदाज कर देता था। घंटी बजने के बाद शिक्षक कमरे में दाखिल हुए और हर कार्य दिवस की तरह पाठ शुरू हुआ। थ्योरी की क्लास के दौरान कुछ भी खास नहीं हुआ और शौर्य ने यह कल्पना करते हुए ध्यान से सुना कि सब कुछ कैसे लिखा गया है, जबकि स्कूल के पाठ थ्योरी और प्रैक्टिकल कोर्स में बंटे हुए थे। शौर्य केवल थ्योरी की क्लास में शामिल होता था क्योंकि कुछ समय बाद शिक्षकों को समझ आ गया था कि उसके लिए प्रैक्टिकल क्लास लेना बेकार था। वह केवल स्टेमिना बढ़ाने के लिए ट्रेडमिल पर दौड़ता था और उनके द्वारा सीखी जाने वाली मार्शल आर्ट तकनीक के स्पष्टीकरण, कुछ टिप्स और उनकी बारीकियों को सुनता था। शौर्य के लिए आज का दिन हमेशा की तरह नहीं था क्योंकि वह मार्शल आर्ट के विवरण के अनुसार प्रशिक्षक की तकनीकी गतिविधियों की रूपरेखा देख सकता था, क्योंकि अधिकांश मार्शल आर्ट तकनीकों का इस्तेमाल शरीर के कुछ अंगों को बढ़ाने वाले माना के समर्थन से किया जाता था। शौर्य ने उन गतिविधियों को स्कैन किया और उन्हें अपने अंदर उतार लिया। जो कुछ भी उसने देखा उसे याद कर लिया। वह घर पर उनमें से कुछ को आजमाएगा और वह नहीं चाहता था कि अभ्यास के दौरान उसकी तरफ से कोई भी गलती हो। इसके अलावा शौर्य के व्यवहार में कुछ भी नहीं बदला था। घर वापस जाते समय वह हमेशा उन सोल बाउंड जानवरों को स्कैन करता था जिन्हें वह यह पता लगाने की कोशिश करने के लिए देखता था कि चमकते रंग क्या दर्शाते हैं, लेकिन वहां लगभग कोई सुराग नहीं था।